हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का वो चैप्टर जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है भारत का अपवाह तंत्र। आज हम सिर्फ इसे रटेंगे नहीं, आज हम नदियों के बहने के पीछे की पूरी कहानी और उनके रास्ते मैप के जरिए अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं अपनी कॉपी और पेन के साथ? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें थम्स अप जरूर भेजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम अपना लेक्चर। मैं अपनी इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि आप लोग को स्लाइड प्रॉपर दिखेगा। चलें, तो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये अपवाह तंत्र क्या होता है। तो सरल शब्दों में कहें तो जब बारिश का पानी या ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी एक निश्चित रास्ते नालियों के माध्यम से बहता है तो उसे हम अपवाह कहते हैं। और जब इन छोटी बड़ी नालियों और सहायक नदियों का एक पूरा जाल बन जाता है तो उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। अब जरा आप लोग स्क्रीन पे देखिए, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द लिखा है। सबसे पहले रुकिए, अपवाह तंत्र। यहाँ पे अपवाह तंत्र बताया गया है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं और इन वाहिकाओं के पूरे संजाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी जो मैंने अभी बताया द्वारा घेरे गए कुल बहाव क्षेत्र को अपवाह द्रोणी यानी ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। आप जानेंगे कि अपवाह तंत्र जो होता है वो कितने मतलब अपवाह तंत्र के जो प्रतिरूप होते हैं, पैटर्न होते हैं अपवाह के, जो वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले वाला आता है हमारा दुमा दुमाकृतिक यानी डेंड्रिटिक जो होता है वो। यह एक पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है, जैसे हमारी गंगा नदी है। कैसे गंगा नदी है? ऐसे, इसमें सारी नदियां ऐसे ऐसे आके मिलती जाती है। तो ये पेड़ और उसकी एक मिनट, पेड़ और उसकी शाखाओं की तरह दिखता है और इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा गंगा नदी हो गया। उसके बाद आता है रेडियल, यानी कि पहाड़ों से निकलकर चारों दिशाओं में बहना। जब रेडियल में जब होता है कि जब एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ से नदी निकल के गिरती है और चारों तरफ दिशाओं में फैल जाती है तो ये अरिये कहाता है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो अमरकंटक से निकलने वाली नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा, सोन जैसी नदियां हैं, ये जो अमरकंटक से निकलती हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद अगला है जालीनुमा या अभिकेंद्री। तो जालीनुमा या अभिकेंद्री, जब चारों तरफ से नदियां बहकर किसी एक झील में या गड्ढे में गिर जाती हैं तो ये अभिकेंद्री या मतलब ये अभिकेंद्री कहलाती है। और जालीनुमा की बात करें तो जहां मुख्य नदियां, हाँ तो हम बात कर रहे थे जालीनुमा नदियों के बारे में। जालीनुमा नदियां वो होती हैं जहां मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती है और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती है, वो होती हैं जालीनुमा नदियां। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के नदियों के वर्गीकरण के बारे में। भारत की नदियों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे हम। देखिए, भारत की नदियों को मुख्यतः दो हाँ तो हम बात कर रहे थे भारतीय नदियों के वर्गीकरण में। जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो भारत का जो अपवाह तंत्र है उसे हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। एक उत्तर भारत की हिमालयी नदियां और दूसरी दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। तो यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब हम दोनों में अंतर जान लेंगे कि इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो हिमालयी नदियां जो है, इससे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। हिमालयी नदियां जो ये 12 मासी होती हैं। साथ ही 12 मासी का अर्थ होता है कि इसमें वर्ष भर जल रहता है। अब आप पूछेंगे
क्यों? क्योंकि इन्हें बारिश का पानी तो मिलता ही है, साथ ही गर्मियों में जब हिमालय के ग्लेशियर के बर्फ पिघलते हैं, उनसे जो पानी मिलता है, तो ये नदियाँ जो होती है बहुत लंबी और गहरे खड्डों का निर्माण करने वाली और बारहमासी नदियाँ होती हैं। ये मतलब तीव्र वेग की नदियाँ होती है, क्योंकि ये ऊँचे पर्वत से उतरती हैं, तो ये तीव्र वेग की नदियाँ होती है और ये गहरे गॉर्ज और भी आकार की घाटियाँ बनाती है। अब इनके मुख्य नदियाँ कौन-कौन सी है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात हम करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो होती हैं, ये मौसमी होती हैं। ये मौसमी होती है। इनका जल स्तर पूरी तरह मानसूनी वर्षा पे यानी कि वर्षा पे निर्भर करता है। ये गर्मियों के दिनों में सिमट जाती हैं, ताकि यहाँ तक कि बड़ी नदियों का भी पानी भी छोटी धाराओं में सिमट जाता है। ये नदियाँ आकार में छोटी, कम गहरी घाटियों से होकर बहती है, क्योंकि ये बहुत पुरानी और परिपक्व हो चुकी है। इसीलिए इसमें प्रौढ़ घाटियाँ, ये नदियाँ उथली और मंद ढाल वाली घाटियों से होकर शांत स्थिति में बहती हैं। मुख्य नदियाँ हैं नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। समझ आया? अगर समझ आया तो कमेंट बॉक्स में क्लियर जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत का मुख्य जल विभाजक के बारे में। आप लोग भारत के मुख्य जल विभाजक के बारे में बात करते हैं, तो आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण शब्द दिख रहा होगा, जल विभाजक। एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि जल विभाजक क्या है। मान लीजिए कि दो अलग अलग नदी घाटियां हैं, अगर उनके बीच से कोई ऊंचा सा पहाड़ या पठार आए, तो उन दोनों के पानियों को एक दूसरे से मिलने से रोक देगा और अलग अलग दिशाओं में मोड़ देगा। तो इस ऊंचे क्षेत्र को हम जल विभाजक कहते हैं। भारत में इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा अंबाला, अरावली और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, जो नदियों के रुख को तय करती हैं। यहाँ लिखा ही है जल विभाजक क्या होता है। तो कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करता है, उसे जल विभाजक कहते हैं। जैसे पश्चिमी घाट और अंबाला का महत्व। अंबाला शहर सिंधु नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। ये हिमालयी नदी तंत्र का हमारा पहला नदी होगा, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये सबसे बड़ा नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र। तो ये सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है। इसे तिब्बत में सिग्गी खवान या शेर का मुख भी कहा जाता है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास प्रसिद्ध बोखरचू हिमनद से सिंगी खवान या शेरमुख कहते हैं इसे। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और इसका भारत में अपवाह क्षेत्र जो है वो 1114 किलोमीटर है। ये विश्व की विशालतम नदी द्रोणियों में से एक मानी जाती है। अब सिग्गी खवान शेरमुख से निकलने के बाद सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है, जहाँ यह बेहद खूबसूरत गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। भारत में इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो ये है जास्कर, नुब्रा, श्योक, और जब यह पाकिस्तान के तरफ बढ़ती है तो पंजाब की 5 प्रसिद्ध नदियां झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास और सतलुज मिठानकोट के पास आकर इसमें मिल जाती है और अंत में यह विशाल नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर गिर जाती है और इसकी कुल लंबाई जो है लगभग
2880 किलोमीटर है, जो कि दुनिया की बड़ी नदियों में से इसे एक बनाती है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो नदी है वो हमारी नदी है गंगा नदी। भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी है। गंगा नदी की शुरुआत सीधे गंगा नाम से नहीं होती है। उत्तराखंड के काशी जिले में गंगोत्री हिमनद से एक धारा निकलती है जिसे हम भागीरथी कहते हैं। जब यह भागीरथी आगे बढ़कर देवप्रयाग नाम की जगह पर पहुंचती है तो वहां दूसरी तरफ आ रही अलकनंदा नदी में इसका मिलन होता है और देवप्रयाग में इसी संगम के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। तो देवप्रयाग में प्रसिद्ध मिलन होता है और उसके बाद इस संगम का जो नाम है वो गंगा पड़ता है। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी और सतोपत से निकलती है अलकनंदा और ये देवप्रयाग में मिलते हैं और इनकी संयुक्त धारा का नाम ही गंगा पड़ता है। अब गंगा में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी जो है वो यमुना है और सोन नदी है। यमुना और सोन नदी है और बाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है वो राम, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी आदि है। आगे इसके बारे में बात करें तो इसके बाद गंगा हरिद्वार के पास पहाड़ों को छोड़कर पहली बार मैदानी इलाकों में जो गंगा है वो हरिद्वार के पास प्रवेश करती है। तो स्टूडेंट, गंगा की सबसे लंबी और मुख्य सहायक नदी यमुना नदी है जो कि यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। ये गंगा के दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी है और इसके संगम को हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। गंगा की कुल जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद इसकी संयुक्त धारा जो है वो मेघना कहलाती है, जो बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट गंगा की परियोजना है नमामि गंगे परियोजना। तो गंगा में सिर्फ यमुना ही नहीं बल्कि उसकी कुछ और भी सहायक नदियां हैं जो उत्तर के तरफ से नेपाल से आने वाली नदियां हैं, जिसमें एक मिनट नेपाल से आने वाली नदियां हैं जिसमें है घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी इसमें आके मिलती है। आप लोगों को पता है कोसी को क्या कहा जाता है? तो जी हाँ, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये हर साल अपना रास्ता बदलती है और भीषण बाढ़ लाती है। वहीं दक्षिण के पठार से चंबल, बेतवा और सोन नदी भी गंगा तंत्र का हिस्सा होती हैं। अब बात करते हैं नमामि गंगे परियोजना के बारे में। तो यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे भारत सरकार ने जून 2014 में स्वीकृति दिया था। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषण कम करना और गंगा का संरक्षण और उसका कायाकल्प करना। इसके तहत जो प्रमुख कार्य स्तंभ है वो सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण का निवारण है, नदी सतह की सफाई और घाटों का विकास है, जैव विविधता का संरक्षण है, नवीनीकरण और जन जागरूकता अभियान इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो अब ये हो गया पूर्वोत्तर भारत की शान, इसे कहते हैं पूर्वोत्तर भारत की शान, और वो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो स्टूडेंट, यह नदी जितनी विशाल है उसका नाम भी उतना ही अनोखा नदी है। ये नदी जो है, अब इसके उद्गम की बात करें तो ये तिब्बत के मानसरोवर के
पूर्व में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत के शुष्क और समतल मैदान में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब सांगपो का मतलब होता है शुद्ध करने वाली, सांगपो कहलाता है। लेकिन जैसे ही ये पूर्व की ओर बहते हुए नामचा बरवा पर्वत के पास जब ये पहुंचती है तो वहां ये अंग्रेजी के अक्षर यू जैसा एक टर्न लेती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में एक गहरे गॉर्ज के जरिए प्रवेश करती है। अरुणाचल में इसे दिहांग कहा जाता है। इसके बाद जब इसे दिबांग, लोहित और केनुन जैसी सहायक नदियां मिलती है, इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित और केनुन, तब असम के मैदान में इसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। असम के मैदान में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है और असम के मैदान में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और जब यह नदी बंगाल में प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहा जाता है। अंत में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं और वो डेल्टा होता है सुंदरबन डेल्टा। और असम में जो माजुली द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, माजुली द्वीप वो भी है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा हिमालय नदियां खत्म हो चुकी है। अब हम बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। तो भारत की प्रायद्वीपीय नदी के बारे में हम बात करेंगे। पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियां, ये नदियां व्रंश घाटियों से होकर गुजरती है और डेल्टा ना बनाकर ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। एक मिनट। एक मिनट। तो आज हमने भारत के अपवाह तंत्र में हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ लिया और हमारा प्रायद्वीपीय नदी बच जाता है। लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, तो हम अपना प्रायद्वीपीय नदी अगले वीडियो में करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागी नदी का संगम किस स्थान पे होता है? ऑप्शन ए है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 2 है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सिंधु, बी गंगा, सी सतलुज और डी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है? गोदावरी और कृष्णा, महानदी और कावेरी, नर्मदा और तापी। अपने अपने आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कल फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।